हेलो स्टूडेंट्स, हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिस्कस किया और अभी तक जितने मैंने आपको लेक्चर्स दिए, जो भी वीडियोस आपको भेजे, उसके बीच में हमने डिस्कस किया जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। इन सभी मॉडल ऑफ एटम के बीच में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस थी, कमियां थी। एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ एटम वो ये फुली एक्सप्लेन नहीं कर पाए, पार्शली दे कुड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन वन वे और द अदर वे। मेन लिमिटेशन थी बोहर्स मॉडल ऑफ एटम की, क्या कि दैट इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन एंड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हमें ये पता होना चाहिए वैसे बेसिकली कि आज जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमें पता है वो क्या है। एक्चुअल में वो है वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। और वो जो वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम है उसके डेवलपमेंट के लिए हमें ये चीज बहुत जरूरी है कि हम इन कंसेप्ट्स को स्टडी करें कि असल में डी ब्रोगली वेव इक्वेशन क्या कहती है और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो इस लेक्चर में मैं आपको डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इन दोनों कंसेप्ट्स को डिस्कस करूंगा। तो चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ जो डिस्कस करने जा रहा हूं वो कौन सा है, डी ब्रोगलीज वेव कंसेप्ट। बड़ा अजीब सा कंसेप्ट है सुनने में, शुरू में जब बच्चा इसको स्टडी करता है, देखता है तो बड़ा अजीब सा लगता है। डी ब्रोगली ये कहता है, वो कहता है ईच एंड एवरी पार्टिकल वेदर माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक, मतलब हर पार्टिकल चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, वाइल इन मोशन जब वो मूव करता है, इट बिहेव ड्यूअली। उसका जो नेचर है ना ड्यूअल है, डबल करेक्टर है उसका। और वो डबल करेक्टर क्या है, एज ए पार्टिकल, पार्टिकल तो है ही है वो, एंड एज ए वेव। मतलब इस बात को अगर हमें समझना हो तो मैं बड़ा एक ना मतलब इस कंसेप्ट को ऐसे समझाता हूं। सपोज आपको, सपोज करो मैं कहता हूं एक बॉल है, एक्सपोज करो एक वी हैव गॉट ए बॉल एंड इट इज रोलिंग ऑन ए वेरी स्मूथ ग्राउंड, से फ्लोर के ऊपर, फर्श के ऊपर वो स्मूथली मूव कर रही है। हमें दिखता है कि वो बहुत स्मूथली मूव कर रही है, लेकिन डी ब्रोगली कहता कि नहीं, वो स्मूथली नहीं मूव कर रही। वो कैसे मूव कर रही है, ऐसे वेव की फॉर्म में मूव कर रही है। जैसे हम एरोप्लेन में जा रहे हैं, बड़ा आराम से हमें लगता है कि बड़ा आराम से हम उसके ऊपर चल रहे हैं, लेकिन डी ब्रोगली कहता है नो, इट इज मूविंग इन फॉर्म ऑफ वेव। जैसे अगर मैं आपको ये कहूं भी कोई मैं ऑब्जेक्ट है, ऊपर से ऐसे नीचे गिराता हूं, तो हमें ये पता लगता है कि वो ऊपर से ऐसे सीधे नीचे आया, लेकिन डी ब्रोगली कहता है नो, वो ऐसे नहीं आया, वो वेव की फॉर्म में आया। ये तो बड़ी अजीब सी बात हुई, हमें पता ही नहीं लगता मींस। लेकिन ये कंसेप्ट है ट्रू, अभी मैं प्रूव करूंगा अभी ऐसा क्या है, क्यों नहीं हमें वो पता लगता, दैट आई विल टेल यू। लेकिन उससे पहले मैं जो डी ब्रोगली ने कहा मैं पहले उसको एक बार दोबारा से बताता हूं, अब आपको ये डेफिनेशन बेटर वे में समझ आएगी। क्या इसमें था, उसने क्या बोला, ईच एंड एवरी पार्टिकल वेदर माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक while in motion behave dually as a particle and as a wave। असल में अगर हम डी ब्रोगलीज कंसेप्ट को डिराइव करना चाहें मैथमेटिकली, तो हम दो कंसेप्ट्स का सहारा लेते हैं। एज ए पार्टिकल वेव, मतलब जो एक पार्टिकल की तरह आइंस्टीन ने माना मैटर को, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, उसने फॉर्मूला दिया, और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वेव की फॉर्म में E इज इक्वल टू h न्यू। तो मतलब आइंस्टीन का कंसेप्ट ये है, वो कहता है E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, वेयर E इज व्हाट, एनर्जी, m मास एंड c स्पीड ऑफ लाइट। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या कहता है, E इज इक्वल टू h न्यू, दैट इज h c बाय लैम्डा। ये हमने इसे पहले लेक्चर में न्यूमेरिकल्स भी इसके डिस्कस किए। अब ये दोनों कंसेप्ट क्योंकि E से ही रिलेटेड है, इसलिए मैंने इन दोनों को रिलेट कर दिया। एंड व्हाट हैव यू गॉट, h c बाय लैम्डा इज इक्वल टू mc स्क्वायर, c से c कैंसिल, h बाय लैम्डा इज इक्वल टू mc, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc। अब आपको पता है c क्या है, स्पीड, और m क्या है, मास। c क्या है, स्पीड, और m क्या है, मास। आपको पता है मास इनटू स्पीड, मास इनटू वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है, मोमेंटम होता है। क्या होता है, मोमेंटम होता है। इसलिए लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। अब एक चीज है, ये जो इक्वेशन है ना, ये तब एप्लीकेबल है जब वो हमारे पास क्या हो, फोटोन्स हो। बच्चों आपको पता होना चाहिए व्हाट डू मीन बाय फोटोन। फोटोन इज द पार्टिकल ऑफ लाइट। मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में डिस्कस किया है कि लाइट की नेचर ड्यूअल है,
एज ए पार्टिकल वो फोटोन से मिलके बनी हुई है, और जब वो फोटोन मूव करते हैं इन फॉर्म ऑफ वेव मूव करते हैं। ठीक है, तो अब ये वाली इक्वेशन तो तब हम अप्लाई कर सकते हैं जब वो फोटोन हो, बिकॉज सिर्फ फोटोन ही स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव कर सकते हैं। तो फोटोन्स के लिए तो इक्वेशन हुई लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी, लेकिन हर पार्टिकल तो स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव ही नहीं कर सकता। इट कैन नॉट हैव द स्पीड सेम एज दैट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट। तो इसके लिए ये वाली जो इक्वेशन है ये मॉडिफाई की, और मॉडिफाई कैसे की, हमें पता है बेटे मोमेंटम किसके बराबर होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी भी तो लिख सकते हैं, वी मतलब वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन हुई क्या, किसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन हुई क्या, डी ब्रोगलीज वेव कंसेप्ट की। अब बात ऐसे है कि साइंस में कोई चीज कहना और बात होती है, लेकिन वो कह के प्रूव तो करनी पड़ती है। तो डी ब्रोगली ने तो कह दिया भाई ईच एंड एवरी पार्टिकल वेदर इट इज माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक व्हाइल इन मोशन बिहेव ड्यूअली एज ए पार्टिकल एंड एज अ वेव। तो इसका एक प्रूफ तो होना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये प्रूफ दिया किसने, एक साइंटिस्ट ग्रुप था डेविसन एंड जर्मर, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने उसमें क्या किया, दे हैव टेकन अ बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स की ऐसे बीम ली, एंड व्हेन द बीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन वाज मेड टू स्ट्राइक ऑन द निकल क्रिस्टल के ऊपर जब उसको स्ट्राइक किया, तो देखा कि यहां से जब वो रिफ्लेक्ट होके गई तो उसको ना एक फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर रिकॉर्ड किया। ठीक है, वैसे इस पैटर्न को हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो जो डिफ्रैक्शन पैटर्न मिला उसको कंपेयर किया किसके साथ, यहां पर इलेक्ट्रॉन की बजाय क्या ले लिए, एक्सरेज। तो एक्सरेज डाल के जब उसका डिफ्रैक्शन देखा तो डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रॉन एंड बाय एक्सरेज दैट वाज सेम, ये दोनों सेम थे। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है उसकी नेचर सेम है एज दैट ऑफ एक्सरेज, और एक्सरेज तो हमें पता है वेव्स होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मूविंग इलेक्ट्रॉन वेव की तरह बिहेव करता है। अब एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, इसमें ये मैंने शो किया क्या, ये एक फोटोग्राफी की फिल्म है ये वाली, है ना, और इसके ऊपर एक ना शार्प बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर स्ट्राइक की गई, बस स्ट्राइक की हटा दी। उसके बाद देखा कि यहां पे ना एक शार्प पॉइंट मिला, बिल्कुल शार्प पॉइंट। ये जस्ट ऐसे है, देखो कि जैसे मान लीजिए कि मैं इस बोर्ड को स्क्रीन मानूं और एक पॉइंट है, ये मेरा पॉइंटर जो है वो आया और इसके ऊपर ऐसे स्ट्राइक किया, पार्टिकल था यहीं पे रुक गया, बस दैट्स ऑल, खत्म। इसलिए उसने एक शार्प पॉइंट दे दिया। उस शार्प पॉइंट को हमने नाम दिया क्या, स्किंटिलेशन। क्या नाम दिया, स्किंटिलेशन। इससे ये प्रूव होता है कि इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, क्योंकि अगर वो वेव होता ना, वो वहां पे जाके ऐसे क्या हो जाता, शार्प पॉइंट ना देता, डिस्टर्ब सा देता। ठीक है, तो ऑब्टेनमेंट ऑफ दिस शार्प पॉइंट इंडिकेट क्या, कि इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है। इसका मतलब रुका हुआ इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल है, जब वो रुक गया तो क्या है, पार्टिकल है, लेकिन जब वो मूव करेगा तो इट मूव इन फॉर्म ऑफ वेव। इसका मतलब मूविंग इलेक्ट्रॉन बिहेव ड्यूअली एज ए पार्टिकल एंड एज ए वेव। मतलब इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन है तो बेसिकली पार्टिकल, लेकिन जब वो मूव करता है तो वो वेव की फॉर्म में मूव करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो नेचर है वो ड्यूअल है। डी ब्रोगली वेव कंसेप्ट समझने के बाद अब बोहर्स मॉडल ऑफ एटम की थोड़ा सा जो मॉडिफिकेशन है हमें जो करनी चाहिए वो इस तरीके से करनी चाहिए। देखो, बोहर ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन मतलब जो एटम है दैट कंसिस्ट ऑफ सेंट्रली लोकेटेड डेंस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी विच इज नोन एज न्यूक्लियस अराउंड विच द इलेक्ट्रॉन दे रिवॉल्व इन द कंसेंट्रिक सर्कल। लेकिन इसने डी ब्रोगली ने तो ये प्रूव कर दिया कि इलेक्ट्रॉन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे तो मोशन ही नहीं हो सकती, उसकी मोशन कैसे होती है, इन फॉर्म ऑफ वेव। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंसेप्ट के बेसिस के ऊपर हमें ये कहना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है इन द सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस दैट टेक्स प्लेस लाइक दिस, वो इस तरीके से है, लाइक दैट, इट इज लाइक दिस, इट इज जस्ट लाइक दिस, ऐसे है। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? क्योंकि इससे ये प्रूव होता है कि जो इलेक्ट्रॉन की मोशन है वो क्या है, वेव लाइक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन की नेचर ड्यूअल होती है। अब हम एक ना आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ, और वो ये है
डेरिवेशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ बोहर्स कंसेप्ट ऑफ एंगुलर मोमेंटम फ्रॉम डी ब्रोगलीज वेव कंसेप्ट। देखो, इसको समझने के लिए ना मैं आपको एक बात बताता हूं, वो ये है कि इलेक्ट्रॉन, ये एटम है जिसमें क्या न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, है ना, सर्कुलर पाथ में। तो अगर इलेक्ट्रॉन वेव की तरह मूव करे, अगर इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करे, वेव की तरह मूव करे, तो वो पॉसिबल सिर्फ और सिर्फ तब है अगर द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ, मतलब ये जो सर्कुलर पाथ है ना, इसका जो क्या है सर्कमफ्रेंस, वो वेव लेंथ का इंटीग्रल मल्टीपल हो। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या हुआ भाई, सर्कुलर पाथ के बीच में एक वेव आए, दो आए, तीन आए, चार आए, इन्फिनिटी कितनी भी आए, होल नंबर आनी चाहिए, तभी इसके बीच में हार्मोनिक वेव लाइक नेचर, वेव लाइक मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। कहने का मतलब ये हुआ क्या कि 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा। 2 पाई r सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज इक्वल टू n लैम्डा, जहां पे लैम्डा क्या होगी वेवलेंथ, और n क्या हो गया कोई भी एक इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका मतलब ये हुआ 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा। तो अब अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज कंसेप्ट लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, मैं इसकी वैल्यू यहां पे लगाता हूं, तो 2 पाई r इज इक्वल टू n h अपॉन mv, mv इधर ले आए तो क्या आया mvr इज इक्वल टू n h अपॉन 2 पाई। आपको याद होगा mvr इज इक्वल टू n h अपॉन 2 पाई, सेम वैल्यू बोहर ने भी बताई थी। बोहर ने भी ये कहा था कि while electron revolving in the circular path, the angular momentum of that moving electron is quantized, and the quantized value of that angular momentum can be given by formula mvr is equal to nh upon 2 pi। इसका मतलब ये हुआ कि मतलब ऐसा नहीं कि बोहर्स कंसेप्ट गलत था, बस उसकी डिस्क्रिप्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, मॉडिफिकेशन थी, और ये हमने मॉडिफिकेशन एक लगाई। क्या वो मॉडिफिकेशन थी कि दैट जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है इन द सर्कुलर पाथ, that is not just simple smooth, it is just like in form of waves। अब मैं आपके साथ बड़ी इंटरेस्टिंग सी बातें डिस्कस करने जा रहा हूं जो आपको एक रियल कंसेप्ट देंगी कि डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन में मतलब हम वो ठीक है, डी ब्रोगली इक्वेशन बिल्कुल ठीक है, और हमें वो सिग्निफिकेंट क्यों नहीं लगती। तो मैं इसमें सबसे पहले ये डिस्कस करता हूं आपके साथ कि व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगलीज वेव कंसेप्ट। सुनो, मैं दो ऑब्जेक्ट्स लेता हूं, एक क्या मैक्रोस्कोपिक, ठीक है, और एक मैं लेता हूं कौन सा माइक्रोस्कोपिक। से मैक्रोस्कोपिक में एक क्रिकेट बॉल लेता हूं, है ना। देखो क्रिकेट बॉल है, सपोज उसका जो मास है लेट, उसका जो मास है वो कितना है 100 ग्राम, 100 ग्राम मतलब 0.1 kg, ठीक है। सपोज वो जो क्रिकेट बॉल है वो जो मूव कर रही है, दैट इज मूविंग ए वेलोसिटी ऑफ, सपोज उसकी जो वेलोसिटी है वो है 60 मीटर्स पर सेकेंड, इतनी वेलोसिटी है। तो मैं अगर इसकी वेवलेंथ निकालना चाहूं तो क्या आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। अब आपको पता है h क्या है, 6.6 इंटू 10⁻³ अपॉन m, उसका मास कितना हो गया 0.1, और इसकी वेलोसिटी कितनी है 60 मीटर्स पर सेकेंड। तो यहां पे जो लैम्डा है ये कितना आएगा, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻34 मीटर्स। बच्चों आपको ये पता है कि ये वैल्यू क्या है, देखो 1 अपॉन एक के आगे 1 2 3 4 5 6 7 थे, मतलब ऐसे 34 जीरो लगा देना, इतना मीटर, 1 मीटर का इतना छोटा हिस्सा। तो ये वेवलेंथ इतनी छोटी है, दिस इज टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व, कि हम इसको ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, ये हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, मतलब हमारे लिए वो इतनी छोटी वो वेव है कि हमारे डेली लाइफ में जो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है उसके लिए ये चीज इनसिग्निफिकेंट है। लेकिन अगर मैं इसको किसके ऊपर लगाऊं, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के ऊपर, चलो एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे हैं तो इसके बीच में हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर इसको लगा के देखते हैं। आपको पता है
कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है कितनी होती है, सपोज लेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सपोज यहां पे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही 60 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी इज इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻34 अपॉन 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू वेलोसिटी से 60। तो ये जो वैल्यू आएगी दिस इज अबाउट 10⁻4 टू 10⁻5 मीटर्स, ये वैल्यू आएगी। ये वैल्यू तो फाइनाइट है, सिग्निफिकेंट है, ये वैल्यू का मतलब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डी ब्रोगलीज वेव इक्वेशन है दैट इज एप्लीकेबल टू ऑल। ये स्टेटमेंट अपने दिमाग में रखें क्या, कि डी ब्रोगलीज वेव कंसेप्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल बट इट इज सिग्निफिकेंट ओनली इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स जस्ट लाइक अ मूविंग इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही इसमें कई बार सिमिलर क्वेश्चंस आ जाते हैं और वो ही आते हैं, व्हाई द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मूविंग बॉल इज नॉट विजिबल। आप ये एग्जांपल लिख सकते हैं, जरूरी नहीं 100 ग्राम लेना है, 200 ग्राम ले लो, 1 kg ले लो, कितना भी ले लो, उसमें कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, अप्रॉक्सीमेट वही वैल्यू आएगी। या ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, व्हाई डी ब्रोगलीज कंसेप्ट इज इनसिग्निफिकेंट इन द डेली लाइफ, तो इसका हम आंसर ऐसे देंगे कि दैट इन आवर डेली लाइफ वी डील विद दैट ऑफ द मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, एंड फॉर मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स इफ वी कैलकुलेट द वेवलेंथ, द वैल्यू ऑफ द वेवलेंथ इज टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व्ड। वो इतनी छोटी है कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, देयरफॉर इट बिकम इनसिग्निफिकेंट इन आवर डेली लाइफ। डी ब्रोगली वेव इक्वेशन को करने के बाद अब हम एक और नया कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, एक ऐसा कंसेप्ट है जिसने थॉट्स को चेंज कर दिया और एक नई ब्रांच ऑफ साइंस को डेवलप किया इसके बेसिस के ऊपर। और ये कंसेप्ट था कौन सा, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, या इसको बोलते हैं हसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या है, मैं इसको एक बार स्टेटमेंट देता हूं, इट इज इम्पॉसिबल, साइंस में ये वर्ड बहुत कम यूज होता है इम्पॉसिबल, लेकिन यहां पे यूज हुआ है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक ए मूविंग इलेक्ट्रॉन विद एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्यूरेसी। ये बात को ध्यान से समझ लें। ऐसा है, वो कहते हैं अगर एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो किसी भी समय पर हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम को एक ही समय में नहीं निकाल सकते। ये डिफरेंस है बिटवीन द टू लेवल्स ऑफ साइंस। एक साइंस आपने कंसेप्ट पढ़ा कौन सा, न्यूटनियंस लॉ ऑफ मोशन, जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ। वहां पर जो आपके फिजिक्स के टीचर हैं, बिकॉज वो क्लासिकल मैकेनिक्स का बेस है उसके ऊपर, वो मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करते हैं और उसके बीच में वो आपको ऐसे न्यूमेरिकल भी करवाते हैं, भाई ये कार इज मूविंग विद दिस वेलोसिटी एट दिस टाइम, इसकी ये पोजीशन थी, ये वेलोसिटी थी। मतलब वो एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर उसकी इंस्टेंटेनियस पोजीशन और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करते हैं। लेकिन हम इलेक्ट्रॉन के बारे में ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, उसका रीजन है। उसका रीजन ये है, मैं चाहूंगा बेटे आप इस लेक्चर को समझने के लिए जस्ट ट्राई टू सी मी ऑल्सो, इसमें जस्ट सी व्हाट आई वांट टू डिस्क्राइब, डेमोन्स्ट्रेट। देखिए, किसी भी चीज को देखने के लिए क्या है, लाइट की जरूरत पड़ती है, और उसका विजिबिलिटी का क्या कंसेप्ट होता है कि फोटोन ऑफ लाइट दे स्ट्राइक ऑन दैट ऑब्जेक्ट, वो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्राइक करते हैं, और स्ट्राइक करने के बाद जब वो हमारी आईज में जाते हैं तो हमारी आईज में उसको सेंस कर लिया जाता है, यस ये चीज यहां पर है। तो इलेक्ट्रॉन को भी अगर हमें देखना तो हमें लाइट की तो जरूरत पड़ेगी। वो लाइट जरूरी नहीं विजिबल लाइट हो, किसी और फॉर्म में भी लाइट हो, हम उसको किसी इंस्ट्रूमेंट से स्कैन कर लें, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई रेडिएशन की जरूरत तो पड़ेगी। अगर मैं एक पावरफुल माइक्रोस्कोप लूं तो उसके बीच में ये सपोज करो कि एक एटम है, ये जो लाइन से दिखाया है उसका पाथ है, तो हम ये कहेंगे कि उसमें भी यही होगा कि किसी सोर्स से कोई लाइट आएगी, वो उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या करेगी, स्ट्राइक करेगी, और स्ट्राइक करने के बाद फिर हम उसकी पोजीशन और मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब बात यह है कि देखिए,
अगर एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है, बड़ा ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर फोटोन पड़ेगा तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ भी नहीं है। ये ना, इसको एक ऐसे एग्जांपल लिया जाता है, हम ये कहते हैं जैसे एक एलिफेंट है ना, एक हाथी जा रहा है और उसको डराने के लिए हमने ना छोटे छोटे मटर के दाने लिए और उससे उसको मार रहे हैं, है ना, जस्ट लाइक थ्रोइंग पीस ऑन एन एलिफेंट। वो बात है भाई, मींस एक मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोटोन के डलने से उसकी पोजीशन को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वेलोसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है। अब उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जब वो फोटोन पड़ेगा तो वो उसको स्ट्राइक करके उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को और वेलोसिटी को दोनों को डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, बिकॉज लाइट के बिना हम उसको देख नहीं सकते और लाइट के फोटोन्स को यूज करें तो उससे वो डिस्टर्ब हो जाता है। देयरफॉर इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक मूविंग इलेक्ट्रॉन विद एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्यूरेसी। उसने इस बात को समझाने के लिए एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी, और वो इक्वेशन क्या है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू और मोर देन एच अपॉन 4 पाई। इसके न्यूमेरिकल्स भी अभी हम करेंगे थोड़ी देर में या नेक्स्ट लेक्चर में। डेल्टा एक्स क्या? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। बच्चों आपको ही पता होना चाहिए अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। एक होता है पोजीशन और एक होता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। इसको समझने के लिए मैं बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल ये कि सपोज मैं कोई काम कर रहा हूं, एक टेबल के ऊपर एक काम कर रहा हूं और उसके ऊपर मैंने अपना पेन रखा। अब पेन वो जो है ना, मैंने अगर मैं कहता हूं भाई उस टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, तो जितना वो टेबल है उसके ऊपर वो कहीं पर भी हो सकता है, इधर हो उधर हो। तो इसका मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ दैट पेन प्रेजेंट ऑन द टेबल इज द डायमेंशन ऑफ दैट टेबल। उस टेबल के डायमेंशंस के बराबर ही तो होगा भाई, जितना वो टेबल है उसके बीच में हो, कहीं पर भी हो सकता है। अनसर्टेनिटी मतलब डेविएशन फ्रॉम द एग्जैक्ट पोजीशन। डेल्टा पी इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, डेल्टा वी इज अनसर्टेनिटी वेलोसिटी। भाई जैसे अगर सपोज करो एक व्हीकल है, जा रहा है, हम कहते हैं यार इसकी वेलोसिटी जो है ना बड़ी तेज है ना, होगी 60-70 के करीब, लेकिन अगर उसकी वेलोसिटी से 65 किलोमीटर है पर सेकंड पर आवर, तो हमारी अनसर्टेनिटी वेलोसिटी जो प्रेडिक्शन में है वो क्या होगी? ±5 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई अनसर्टेनिटी का मतलब ये हुआ कि एग्जैक्ट पोजीशन से प्लस माइनस कितना हो रहा है। एंड m is what? Mass of that object. h is Planck's constant, 4 is constant and pi is constant. ये बात हुई, लेकिन इसकी एक थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन है और वो ये है